बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन जो है ये बेसिक डाइवर्सिटी है लाइफ के लिए। बेसिकली प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है या प्रोटीन हम कहते किसको हैं, तो प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन किसके रिपीटिंग यूनिट हैं? पॉलीमर हम कहते हैं ये रिपीटिंग यूनिट्स को। तो प्रोटीन जो है ये रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, यानी कि प्रोटीन किससे मिलकर बने हुए हैं? प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। प्रोटीन की अगर बात करते हैं कि प्रोटीन में कौन से एटम्स पाए जाते हैं, तो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और समटाइम्स सल्फर भी पाया जाता है। अब प्रोटीन्स की कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं जो कि ये फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला है कि प्रोटीन्स जो है ये एज आ स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पर एक्ट करता है, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हेल्प करता है। ये एनर्जी सोर्स के तौर पर भी काम करता है। उसके अलावा हाई एनिमल में जो डिजीज़ होती है उसके अगेंस्ट भी प्रोटीन काम करता है। प्रोटीन एज अ केमिकल मैसेंजर, एज अ हार्मोन्स भी एक्ट करता है। फिफ्थ पॉइंट पे है कि एक्ट एज अ रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स के तौर पे भी काम करता है। रिसेप्टर्स जो हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं। रिसेप्टर हम कहते किसको हैं कि रिसेप्टर्स आर द प्रोटीन्स। यूजुअली ऐसा होता है कि जो सेल सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो किसी भी लिगेंड्स के साथ बाइंड कर जाते हैं और फिर हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग ये याद रख लें कि रिसेप्टर जो हैं ये क्या हैं? ये प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं। अब कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम के तौर पर भी एक्ट करते हैं। एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स हमारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उन पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेवन्थ पॉइंट पे बताया हुआ है कि ये क्या करते हैं, क्योंकि ये एंजाइम के तौर पर भी काम करते हैं इसलिए ये एंटर होते हैं और स्पीड अप कर देते हैं किसी भी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को। अब बात करते हैं अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स की, क्योंकि प्रोटीन्स को बनाने के लिए अमाइनो एसिड की ज़रूरत है। तो प्रोटीन्स जो हैं ये क्या हैं? अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के। अमाइनो एसिड कंटेन एन अमाइनो ग्रुप, अ कार्बोक्सिल ग्रुप, अ हाइड्रोजन एटम एंड अ फंक्शनल ग्रुप आर। दे ऑल आर बॉन्डेड टू अ सेंट्रल कार्बन एटम। अब यहाँ पे देखें सेंटर में एक कार्बन एटम है, इसके एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, एक साइड पे आर है और एक साइड पे देखें अमाइनो ग्रुप NH2 अटैच है और एक साइड पे H अटैच है। तो ये क्या है? ये इसका फार्मूला है। द नेचर ऑफ आर ग्रुप। अब ये जो आर है, बाकी तो हमें समझ आ गई। अब ये आर क्या है? ये जो आर है ये किसी भी अमाइनो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है कि ये कौन सा अमाइनो एसिड है। ये वेरिएबल होता है और यहाँ पे कोई भी आकर अटैच हो सकता है। कोई भी हम कहते हैं कि ये बताता है कि भाई ये वाला अमाइनो एसिड है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके साथ आकर अटैच हो जाता है CH3, तो ये होगा एलानीन। कौन सा अमाइनो एसिड होगा? एलानीन। अगर यहाँ पर आर की जगह आकर अटैच हो जाता है H, तो वो ग्लाइसिन बन जाएगा। तो CH3 है तो एलानीन, H है तो ग्लाइसिन। इसी तरह बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, यानी कि 20 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड की। तो यहाँ पर आर पे अगर जैसे H आकर अटैच हुआ, CH3, वेलिन भी है अमाइनो एसिड। तो इस तरह से मुख्तलिफ अमाइनो एसिड बन जाते हैं। तो ये जो आर है ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। अब 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड की टाइप्स हैं जो कि कॉमनली अकर होती हैं एनिमल्स में। अब बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स की। पेप्टाइड बॉन्ड हम कहते हैं कि दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये अक्सर MCQs में पूछा जा सकता है कि पेप्टाइड बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है या फिर कोवलेंट बॉन्ड है। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब क्या होता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, यानी कि ये किस तरह से बनता है? ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है एक अमाइनो एसिड का, यहाँ पे देखें ये कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड बॉन्ड्स टू द अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड हम कह रहे हैं दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है। तो ये किस तरह बनता है? एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे देखें अब ये बॉन्ड बनता है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। तो ये इसे हम कह रहे हैं कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है। कि ये हमारे पास दो अमाइनो एसिड हैं, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे का अमाइनो ग्रुप जो है मिल के बॉन्ड बनाते हैं, जिसके नतीजे में एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है रिलीज होता है। द चेन ऑफ अमाइनो एसिड वेरी फ्रॉम 350 टू मोर देन 2000 अमाइनो एसिड इन डिफरेंट प्रोटीन्स। ये भी MCQ से पूछा जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम अमाइनो एसिड कितने हो सकते हैं एक प्रोटीन में। एक प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं कि जो चेन है अमाइनो एसिड की
उसमें कितने अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, तो 50 से लेके मोर देन 2000 अमाइनो एसिड हो सकते हैं। अगर तो 2 अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है, अगर डाइपेप्टाइड की बात करें 2 अमाइनो एसिड्स बॉन्ड, अगर 2 अमाइनो एसिड्स के दरमियान में बॉन्ड है दैट इज़ द डाइपेप्टाइड। अगर 3 है हमारे पास बॉन्डेड आइटम्स अमाइनो एसिड के, उसे हम कहते हैं वो ट्राइपेप्टाइड है। इसी तरह अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं और वो बॉन्ड बना रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अक्सर जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में जस्ट पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, या फिर पूरा प्रोटीन जो है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, या जस्ट अमाइनो एसिड भी पूछ सकते हैं, बट ये प्रोटीन जो है ये एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। अब हम कहते हैं कि हर जो प्रोटीन की टाइप है उसमें एक स्पेसिफिक नंबर और जो है अमाइनो एसिड होता है, एक स्पेसिफिक किस्म का अमाइनो एसिड होता है। अब ये जो अमाइनो एसिड है ना ये एक ख़ास सीक्वेंस के साथ अरेंज हुए होते हैं, ठीक है, या तो वो कॉइल्ड भी हो सकते हैं या फिर वो फोल्डेड भी हो सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ इनका इंट्रैक्शन होता है और एक ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हम कह रहे हैं कि एक प्रोटीन है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, कोई ख़ास सीक्वेंस के साथ अरेंज होते हैं। ये प्रोटीन कॉइल्ड भी हो सकते हैं, फोल्डेड भी हो सकते हैं, और ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब डिफरेंट काइंड जो है ऑफ प्रोटीन मालिक्यूल्स हैव डिफरेंट शेप्स। अब मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन मालिक्यूल्स होते हैं, उनकी वो मुख्तलिफ जो हैं वो शेप होती हैं, और वो हर प्रोटीन एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है लाइफ प्रोसेसेस में। अब प्रोटीन मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट लेवल्स हैं, स्ट्रक्चर जो हैं वो कौन से हैं, सबसे पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर हम कहते हैं द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी कि ये कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर को कि जो स्ट्रेट चेन अमाइनो एसिड है, जो बिल्कुल लीनियर सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, वो कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसकी पिक्चर है, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट चेन है अमाइनो एसिड की, ये कहला रही है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो रिपीटिंग पैटर्न ऑफ बॉन्ड से बनता है और इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। यानी कि ये मुख्तलिफ प्राइमरी स्ट्रक्चर के जो रिपीटिंग यूनिट्स है उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, वो कौन सा है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब इसमें अल्फ़ा हेलिक्स और प्लीटेड शीट है। अब ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये बी वाली डायग्राम जो है ये क्या है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे अल्फ़ा हेलिक्स और प्लीटेड शीट यानी कि बीटा प्लीटेड शीट्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो अब यहाँ पे अल्फ़ा हेलिक्स हम कहते हैं कि समटाइम्स ये जो हमने बात की कि ये जो अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये कॉइल हो जाती है इस तरह करके, ठीक है। तो ये चीज़ कहलाती है अल्फ़ा, कॉइल्ड हो जाती है। बेसिकली अल्फ़ा कहाँ पे पाया जाता है, कौन सा कार्बन अल्फ़ा, ये वाला कार्बन, ये जो दरमियान में मौजूद है ना ये वाला कार्बन जो है ये अल्फ़ा कार्बन होता है। हम बेसिकली अल्फ़ा कार्बन उसे कहते हैं कि एक साइड पे उसके अमाइनो ग्रुप अटैच हो और दूसरी साइड पे उसके कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो। तो ये वाला जो कार्बन होगा दरमियान में जो सेंटर में कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन है कि इसके एक साइड पे अमाइनो ग्रुप अटैच है, दूसरी साइड पे देखें C डबल बॉन्ड O अटैच है, इनके कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच, और दरमियान में जो कार्बन मौजूद है वो अल्फ़ा कार्बन कहलाता है। और अगर उसकी शेप की बात की जाए तो इस तरह वो कॉइल हुआ होता है। अगर बात करते हैं बीटा प्लीटेड शीट की, तो बीटा प्लीटेड शीट इस तरह से होती हैं, इस तरह से बीटा प्लीटेड शीट्स होती हैं। बेसिकली जैसे अक्सर आप बुक के ऊपर बुक रख देते हो, यानी कि एक चीज़ दूसरे के ऊपर लाई हो, आप बुक के ऊपर बुक रख रहे हो या किसी भी चीज़ के ऊपर कोई और चीज़ रख देते हो, तो वो जो चीज़ वो जो शेप होती है वो बिल्कुल बीटा प्लीटेड शीट होती है। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी सेगमेंट है किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का वो एक दूसरे के ऊपर लाई करें। 2 or more सेगमेंट ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन लाइन अप नेक्स्ट टू ईच अदर, उसे हम कहते हैं प्लीटेड शीट, ठीक है। तो इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ हेलिक्स इनटू 3 डायमेंशनल शेप। अब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये 3 डायमेंशनल शेप है, ये अक्सर ये भी पूछा जाता है 3 डायमेंशनल शेप कौन सी होती है, किस स्ट्रक्चर की है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर की 3 डायमेंशनल शेप होती है कि अब जो हेलिक्स है उसको मज़ीद फोल्ड किया जाता है और टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाता है। और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स मिलके जो है एक लार्जर प्रोटीन्स बना देते हैं और उसे कहा जाता है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, और सबसे कॉम्प्लेक्स क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है। सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सा स्ट्रक्चर होता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ये देखें यहाँ पे ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, उसके बाद आगे जो डी वाला है ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है कि बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है केमिकल बेसिस ऑफ एनिमल लाइफ, चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड हम किसे कहते हैं कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी कि दे आर कंपोज्ड ऑफ मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? ये मोनोमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और हर न्यूक्लियोटाइड में 3 सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। एक इसमें नाइट्रोजन होता है, दूसरा इसमें 5 कार्बन शुगर होती है, एक उसे या तो वो राइबोज हो सकती है या वो डीऑक्सी राइबोज होती है, ठीक है। इसमें जस्ट OH का फ़र्क होता है। जो डीऑक्सी राइबोज और राइबोज इसमें OH का डिफरेंस होता है। और ये DNA और RNA में जो है ये डिफरेंस है कि एक में राइबोज है, जैसे RNA में राइबोज की बात करेंगे, ठीक है, और उसमें DNA में डीऑक्सी राइबोज की बात करेंगे। तो इस तरह से ये डिफरेंस है। उसके अलावा इसमें फॉस्फेट पाया जाता है। अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक बेस की बात की जाए तो इसमें एडेनिन होती है, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल होती है। क्योंकि DNA और RNA में जो है इसमें डिफरेंस है ना थायमिन और यूरेसिल का। अब एडिनोसिन फॉस्फेट और जो न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स हैं ये क्या हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। अब 3 इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो कि ये सेल में परफॉर्म करती है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो ATP, ADP और AMP हम देखते हैं ये क्या है? ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और ये एनर्जी ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ADP एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये क्या है? ये एनर्जी ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल्स हैं। हमारी बॉडी में भी जो एनर्जी है वो ATP की फॉर्म में स्टोर होती है, एनिमल्स की बॉडी में भी एनर्जी ATP की फॉर्म में स्टोर होती है। उसके बाद केमिकल मैसेंजर की अगर बात करें तो ये भी MCQs में अक्सर पूछा जाता है कि जो कैंप है यानी कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है ये एक्ट करता है एज अ केमिकल मैसेंजर। और ये तमाम जो हैं ये क्या हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब जो कोएंजाइम्स के तौर पे कौन एक्ट करता है? कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड भी हैं NAD और FAD। NAD किसका एब्रीवेशन है? निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FAD फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये इसका एब्रीवेशन है। उसके अलावा ये जो FAD और NAD है ये कोएंजाइम्स हैं और ये इंजाइम्स के साथ काम करते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड हम कहते हैं या तो सिंगल या डबल बॉन्डेड चेन से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड की सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड चेन से मिलकर बना हुआ होता है। अब 2 किस्म के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक DNA और एक RNA, ठीक है। एक हम कह रहे हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि DNA जो है वो मेकअप द क्रोमोसोम्स बनाता है। DNA मेकअप द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। हम कहते हैं कि जो सेल का न्यूक्लियस है उसमें जो क्रोमोसोम है उसे कौन बना रहा है? उसे DNA बना रहा होता है और ये रेप्लिकेट हो सकता है और इसमें जितना भी जेनेटिक हेरिडिटी मटेरियल है वो इसमें पाया जाता है। जितनी भी सेल की इंफॉर्मेशन है वो DNA में होती है। उसके बाद सेकेंड इसकी टाइप है RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA कहाँ पर मौजूद होता है? RNA न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है और ये काम क्या करता है? ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है ना DNA और राइबोसोम की उसे कैरी करता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है A पिक्चर और B पिक्चर में ये आपको DNA का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये, ठीक है, DNA का, और ये आपको RNA का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारा जो ये केमिकल बेसिस ऑफ एनिमल लाइफ है ये वाला जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप अब आपको इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने साथ साथ आपको बता दिए थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको याद रखना है और आप लोगों ने ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं लास्ट वाले इनको भी आप लोगों ने आपको पता होना चाहिए इन स्ट्रक्चर्स के बारे में भी कि इसमें एक यहाँ पे देखें अब न्यूक्लियोटाइड ये स्ट्रक्चर देखें हमने बात की न्यूक्लियोटाइड की कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि एक साइड पे हम कहते हैं शुगर है, ठीक है। उसके अलावा एक साइड पे इसके कोई भी बेस आकर अटैच हो सकती है, तो ये इस तरह से होता है। और राइबोज और डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर ये जो हमने बात की थी 5 कार्बन शुगर, तो ये वाला स्ट्रक्चर है 5 कार्बन शुगर का, ठीक है। उसके बाद एक साइड पे इसके ये बेस अटैच होती है और दूसरी साइड पे जो है वो फॉस्फेट अटैच होती है। वो जो बेस है वो कोई भी हम कह रहे हैं एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन, थायमिन या फिर यूरेसिल है,
तो ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और डीएनए का आपको पता ही है कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होता है, इस तरह से एक सीढ़ी बनी हुई होती है, ठीक है। तो अब हमारा ये वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है।